लोकसभा चुनावों में आप जीत जाते हैं और विधानसभा चुनावों में आप हार जाते हैं। बावजूद इस पे दिल्ली की जनता कैसे आप पर भरोसा करे, क्योंकि वो तो बार बार केजरीवाल को चुन करके भेजती है। अगर चंडीगढ़ के मेयर का फैसला आम आदमी के पक्ष में आता है तो कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर केजरीवाल साहब को हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देता है तो कोर्ट बीजेपी का हो जाता है। तो आप लोग इकट्ठे होते हैं तो वो ठीक है, वो देश हित में है, लेकिन अगर विपक्ष इकट्ठा होता है तो आप उन पर आरोप लगाते हैं, घमंडिया गठबंधन बोल देते हैं उसको। आज जेल में है पर चाहते हैं कि सरकार वही चलाए। जो व्यक्ति बच्चों की कसम खा के ये कहे कि मैं कोई गठबंधन नहीं करूंगा, आज फिर गठबंधन कर लिया। ब्रांड मोदी भी बोला जाता है। बावजूद बैकएंड पे जरूरत पड़ती है प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, हेमंता विश्व शर्मा को आप ले आए। पानी तो मूलभूत सुविधाएं हैं। 75 साल आज़ाद हुए हमारे देश को हो गए और लगभग 10 साल आपकी पार्टी को हो गए। यमुना की सफाई की बात 13 में की, 15 में की, 19 में की, 20 में की। 10 साल आपकी सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार, और दिल्ली पुलिस किसके अधिकार में आती है? केंद्र सरकार के अधिकार में आती है। कैसे दिल्ली की महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी? कोविड के टाइम में लाशों के ढेर लगे हुए थे, स्वयं गृह मंत्री जी को दिल्ली के लिए उतरना पड़ा। गौतम गंभीर के टिकट कटने के बाद आपको टिकट मिला, गौतम गंभीर जी से बात हुई? नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्षदीप मल्होत्रा जी। हर्षदीप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको एक वीआईपी सीट से टिकट मिला है। गौतम गंभीर के टिकट कटने के बाद धन्यवाद, आपको टिकट मिला। गौतम गंभीर जी से बात हुई? हाँ, गौतम जी से बात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, बधाई दी, और अभी अपने क्रिकेट में बिजी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो जैसे ही कैंपेन आगे बढ़ेगा वो मेरे साथ कैंपेन करेंगे। लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे मुद्दे रह गए होंगे जिनको वो पूरा नहीं कर पा रहे? इवन केजरीवाल ने तो, केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने आरोप भी लगाया, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुद्दे रह गए हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया। ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में जो सरकार में लोग होते हैं उनको संगठन में काम दिया जाता है, संगठन के लोगों को सरकार में भी भेजा जाता है। पार्टी निर्णय करती है। गौतम जी का अपना निर्णय है, उनकी व्यस्तता क्रिकेट में बहुत रहती है, लेकिन बावजूद इसके मैं ऐसा मानता हूँ गौतम जी ने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया। सबसे बड़ी बात, जो मुद्दा उनका नहीं भी था, जो गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ है, उसको केजरीवाल साहब ने निगम बनने से पहले कहा था। आम आदमी पार्टी की निगम है दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में इस पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली में ऐसे 3 पहाड़ हैं, एक भी पहाड़ का कुछ भी हाइट डाउन नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड, गौतम जी ने अपने फंड से, एमपी लेड फंड से 20 टर्मोइल मशीन लगा के गाजीपुर के पहाड़ को 15 मीटर डाउन किया। उन्होंने सेल्फ इनिशिएटिव लिया, पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए इनिशिएटिव लिया। ऐसे और बहुत से काम गौतम जी ने क्षेत्र में किए हैं। आप एमसीडी में ईस्ट दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही मेयर में। उसके बावजूद दिल्ली के 3 बड़े बड़े कूड़े वाले पहाड़ बन गए और अभी तक वो कम नहीं हुए। कूड़े के पहाड़ कोई 15 साल की देन नहीं है, ये उससे पहले का मिसमैनेजमेंट मैं मानता हूँ। और उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दिल्ली के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार थी और कॉरपोरेशन में बीजेपी थी। अब जब हम लोग, मैं मेयर था उस समय, लगातार 15 साल बीजेपी की कॉरपोरेशन में सरकार थी, और अनफॉर्चुनेटली 2013 से लेकर के आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपने देखा भी होगा, चाहे हमारी टीम थी जब मैं मेयर था, या उससे पहले या उसके बाद भी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड, भारत का संविधान राज्य की सरकार को कहता है निगमों को फाइनेंशियली वायबल करने के लिए देना चाहिए, वो डेलिबरेटली केजरीवाल साहब ने नहीं दिया। आज से 6 साल पहले वो 13,000 करोड़ रुपए का एरियर था। आज वो, चाहे अब उनकी सरकार आ गई है, अब वो क्या कर रहे हैं अभी आपको दिख रहा होगा, पर उनकी सरकार आने से पहले तक वो एरियर 18,000 20,000 करोड़ तक पहुंचा है। क्योंकि ये भूल जाते हैं कि वो उसमें पॉलिटिक्स किया, उन्होंने राजनीति की। दिल्ली की जनता तो उनको मुख्यमंत्री बना रही है,
कॉरपोरेशन के काम, कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो राज्य सरकार को उनको फाइनेंशियली वायबल करना होता है। आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज दिस। तो इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत से जो बड़े काम निगम को करने चाहिए वो जब तक प्रॉपर फंड्स नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकते। देखिए हर्ष जी, आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में लगातार पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, और राज्य में केजरीवाल की सरकार आई है, जब से दिल्ली की जनता जो है कंफ्यूज्ड महसूस कर रही है अपने आप को। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने देते और बीजेपी काम नहीं करने देती, जबकि इस लड़ाई के बीच में जो पिसती है वो दिल्ली की आम जनता, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जनता दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है। किसी का काम करने का मन हो तो राज्य की सरकार, केजरीवाल की सरकार का 85,000 करोड़ रुपए का बजट है और वो स्वतंत्र है दिल्ली में कुछ भी काम करने के लिए। काम करने की मंशा नहीं है केजरीवाल साहब की और उनकी सरकार की। उनकी मंशा केवल और केवल भ्रष्टाचार की है। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं, अगर मोदी जी की सरकार की मंशा दिल्ली में काम करने की है और रही है तो मैं आपको अगर काम गिनाना शुरू करूं तो सराय काले खां से लेकर के जो मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया, जिससे सराय काले खां से लेकर के यूपी बॉर्डर गाजियाबाद तक का जो हाईवे दिल्ली में आता है, मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन भी किया। पहले वहाँ से 35 मिनट लगते थे निजामुद्दीन से गाजीपुरा, आज 7 मिनट में कवर करते हैं। ट्रैफिक हैजर्ड्स खत्म, पॉल्यूशन कम हुआ। अब देखिए दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली के चारों तरफ जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे बनाया, उसका लाभ क्या हुआ? दिल्ली में से 65,000 डीजल व्हीकल हरियाणा से यूपी, यूपी से हरियाणा जाने वाले बीच में से होकर निकलते थे। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे के कारण अब वो दिल्ली में एंटर नहीं करते हैं, तो दिल्ली में ट्रैफिक भी कम हुआ और पोल्यूशन भी कम हुआ। धौला कुआं के पास वाला जो स्क्वायर बनाया, जो चौराहे को ठीक किया, केंद्र सरकार ने ही किया ना। प्रगति मैदान के पास की जो टनल बनाई है वो केंद्र सरकार ने ही तो करी है। अगर केंद्र सरकार इस बात की तरफ शक्ल देखती दिल्ली सरकार की कि वो अपना शेयर भी दें, शेयर देने को तैयार नहीं है, कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर 4th फेज ऑफ द मेट्रो के लिए उनको अपना 400 करोड़ दिल्ली सरकार को देना था, नहीं दिया, पर केंद्र सरकार की मंशा थी कि दिल्ली दे या ना दे, हम उस काम को शुरू करेंगे। तो 4th फेज ऑफ द मेट्रो कंप्लीट हुआ। अभी उसकी 3 नई लाइंस के लिए भी यूडी मिनिस्ट्री केंद्र सरकार ने उसको अलाउ किया है। दिल्ली के अंदर दिल्ली से लेकर के मेरठ रैपिड रेल, ये मोदी जी की सरकार की देन है। अगर दिल्ली के पॉल्यूशन पर केजरीवाल साहब 1,000 करोड़ रुपया पॉल्यूशन सेस के नाम पे दिल्ली की जनता से इकट्ठा करते हैं, उस पर करते क्या है? कुछ नहीं। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो दिल्ली का लॉन्ग टर्म प्लान किया होता पॉल्यूशन के लिए, तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम हुआ होता। ऑन द अदर हैंड मोदी जी की सरकार ने क्या किया है? 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस फेम योजना वाली दिल्ली को दी हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो। केजरीवाल साहब ने कहा था मैं 10,000 डीटीसी की नई बसेस डालूंगा। जो बसें 100 या 150 बसेस उन्होंने डाली, प्राइवेट प्लेयर से बात करके। डीटीसी की बसेस नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स चलाते हैं। आज दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन और ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए जो सार्वजनिक प्रणाली है यातायात की, उसको बढ़ावा देना होगा। केंद्र सरकार कर रही है, पर दिल्ली की सरकार हाथ पे हाथ डाले बैठी है। शराब घोटाला कर रही है, डीटीसी का घोटाला कर रही है, जल बोर्ड का घोटाला कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि आप फंसा रहे हो उनको। आप देखिए धीरे धीरे सब, पहले आपने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल, अब आतिशी पे भी तलवार लटक रही है। अब जेल से अंदर से संदेश भेज रहे हैं कि मैं आपका बेटा केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाडला बेटा। अब आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। आप देखिए दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और क्या नाम है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ती जाती है, लेकिन लोकसभा चुनावों में आप जीत जाते हैं और विधानसभा चुनावों में हार जाते हैं। बावजूद इस पे दिल्ली की जनता कैसे आप पर भरोसा करे? क्योंकि वो तो बार बार केजरीवाल को चुन करके भेजती है और आप लोग उनका आरोप है ये, आप लोग उनको जेल में भेज रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आतिशी का नाम तो केजरीवाल साहब ने लिया है, बीजेपी तो नहीं ले रही। ईडी, सीबीआई, कोर्ट
ये सब ऑटोनॉमस एजेंसीज हैं, ये कोई बीजेपी के द्वारा संचालित एजेंसीज नहीं है। अगर चंडीगढ़ के मेयर का फैसला आम आदमी के पक्ष में आता है तो कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर केजरीवाल साहब को हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देता है तो कोर्ट बीजेपी का हो जाता है। आज संजय सिंह को बेल मिली ना, कोर्ट नहीं दी है ना, तो कोर्ट के फैसले का स्वागत है ना। अगर केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार नहीं किया था, अक्टूबर को पहला ईडी का सम्मन मिला था केजरीवाल साहब को, क्यों पेश नहीं हुए? 2013 का वीडियो क्लिप सारे सोशल मीडिया पे और बहुत से मीडिया चैनल्स पे चलता है। उन्होंने स्वयं कहा था, वो वीडियो क्लिप आज भी है, कि मनीष को मुखातिब होते हुए कहा था उन्होंने, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप आए तो तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो, मेरे को भी जेल में भेज देना, मेरे को भी पदमुक्त कर देना। लेकिन आज वो सत्ता के लोलुप हुए हैं, आज जेल में है, पर चाहते हैं कि सरकार वही चलाएं। और आप 10 साल से मुख्यमंत्री हो, आज आपको ये संदेश देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आतिशी को कि मैं दिल्ली की जनता का भाई हूँ, बेटा हूँ, उनको पीने का पानी स्वच्छ देना। अरे 10 साल तुम बाहर थे, पीने का पानी स्वच्छ क्यों नहीं मिला? उन्होंने तो बोला मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त क्या दे रहे हैं? लाखों रुपए का बिल आ रहा है, पर पीने का पानी तो गंदा मिल रहा है। मैं परसों तरसों गाजीपुर था, वहाँ के लोग दिखा रहे थे कि ये गंदा पानी हमें मिल रहा है जी, हमारे को निजात दिलाओ। आधी दिल्ली को पीने का पानी सीवर के साथ मिक्स होके मिल रहा है, हेल्थ हजार्ड है, हेल्थ का इतना बड़ा इशू पीने के पानी से हुआ है। अंदर जेल से बैठे हुए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये इन्होंने नौटंकी ही की है। जो व्यक्ति बच्चों की कसम खा के ये कहे कि मैं कोई गठबंधन नहीं करूंगा, आज फिर गठबंधन कर लिया। उस समय भी किया था, उस समय भी कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाने की कोशिश की, आज फिर गठबंधन कर लिया। और ये गठबंधन भी झूठा है। दिल्ली में तो आप कांग्रेस से गठबंधन करते हो, पंजाब में क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि आप अपने शेयर में से, अपनी सत्ता में से किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो। इनकी मंशा भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार की थी, और ये भ्रष्टाचार में ही आज, क्योंकि कर्म ऐसे करे हैं तो फंसेंगे ही। अगर शराब की पॉलिसी ठीक थी तो बदली क्यों? इस बात का जवाब आज तक केजरीवाल साहब ने, 2 साल से ये विषय चल रहा है, या उनके नेताओं में से किसी ने नहीं दिया। 140 करोड़ रुपए एयरपोर्ट वाले शराब के ठेकेदारों को क्यों माफ कर दिए? 2% पहले कमीशन जाती थी ठेकेदारों की, शराब वालों की जो सरकारी जाती थी, 12%, 12.5% क्यों कर दी भाई? अचानक ऐसी क्या बात हो गई? यही सब घपला है। इन बातों का जवाब ना तो केजरीवाल साहब ने दिया 2 सालों में, और ना ही इनके किसी मंत्री ने दिया, ना इनके किसी नेता ने दिया। हो सकता है अब ईडी के सामने इनको देना पड़ रहा हो। नहीं, सारा खेल जो है वो है टाइमिंग का। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में कई बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों के, और कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके दिखाया कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसमें कोई भी जाता है साफ हो जाता है। और ज़मीनी स्तर पर भी अब लोग जो आपके कैडर हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, उनके मन में भी एक सवाल पैदा होना स्टार्ट हो गया है कि विपक्षी पार्टियों को, जिन प्रधानमंत्री मोदी मंच से आरोप लगाते थे, जिन पर सवाल उठाते थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब विपक्षी पार्टी करे तो करे क्या? अब आप लोग इकट्ठे होते हैं तो वो ठीक है, वो देश हित में है, लेकिन अगर विपक्ष इकट्ठा होता है तो आप उन पर आरोप लगाते हैं, घमंडिया गठबंधन बोल देते हैं उसको। हमारा कोई आरोप जो भी है वो निराधार नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को 65 सालों में लूटा है। सभी के ऊपर करप्शन के आरोप हैं, कुछ लोगों पे सिद्ध भी हुए। चारा घोटाला में लालू साहब फंसे ही ना, लेकिन क्या पिछले 10 सालों में बीजेपी के किसी मंत्री पर, किसी एमपी पर, इवन स्वयं प्रधानमंत्री तक कोई एक आरोप भी है? बिल्कुल कोई आरोप नहीं है। ऑन द अदर हैंड, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो स्वयं सोनिया राहुल हों, कांग्रेस के बड़े लीडर्स हों, चाहे वो चिदम्बरम साहब के बेटे हों, इन सब पर आरोप भी हैं और लगभग सिद्ध होते हुए भी दिखते हैं, कईयों पे तो सिद्ध भी हुए हैं। तो ये झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। अगर इनके गठबंधन साफ सुथरे ठीक होते तो 2019 में भी इन्होंने प्रयास किया था, जनता ने नकारा है इनको। आज जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां, जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, जो देश को भयमुक्त, आतंकवाद मुक्त शासन दिया है, उस पर नरेंद्र मोदी जी को
हाथों हाथ लेती है, उनको ये समझ में आता है कि जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में संसद में बोलते थे कि 100 रुपया सरकार से चलता है और 10 रुपये नीचे पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्ट्रोक, आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक किया और उसके बाद जो बेनिफिशियरी, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे जनधन योजना में महिलाओं 18 करोड़ महिलाओं को कोविड में 3 किस्तें 500-500 रुपये की मिली हों, या अन्य कोई भी सब्सिडी हो, सरकारी पैसा हो, बिना किसी बिचौलिए के, कोई बिचौलिया बीच में नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सीधा पैसा सरकार से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। कितना बड़ा चेंज आया है, आप सोचिए, कितना बड़ा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। स्वयं राजीव गांधी जो बात कहते थे उसको किस तरह से टैकल किया है, नकारा है। अब आप देखिए ना, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब चीज़ें की, ठीक है, उनको दूसरे देश के लोग बॉस मोदी भी बोलते हैं, ब्रांड मोदी भी बोला जाता है, बावजूद बैक एंड पे जरूरत पड़ती है प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, हेमंता विश्व शर्मा को आप ले आए। ब्रांड मोदी के आगे फिर कुछ चल सकता है तो फिर इन लोगों को क्यों लेकर के आ रहे हैं? देखिए, देश सबको मिलके ही चल सकता है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने देश का सम्मान विश्व पटल पर एक ऐसी ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया है कि विश्व स्तरीय भी कोई समस्या होती है तो विश्व के बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्री के लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देखते हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि ठीक है, ब्रांड मोदी एक काम कर रहा है, आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। आप देखिए मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए, जो भाजपा का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर लाठी या डंडे सब कुछ खाया उन्होंने, अब वो उनको वोट देने के लिए मजबूर। देखिए, अब वो उनके लिए झंडा उठा करके चल रहे हैं। आज जो स्थिति देश की बदली है पिछले 10 सालों में, ये बात जो कभी बीजेपी के अपोजिशन में बड़े लीडर्स होते थे उनको भी समझ में आया है कि अगर देश की तरक्की चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। तो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के वो पार्टी में ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े दिल की पार्टी है, सबको समाहित कर सकती है, कर भी रही है, और खाली समाहित ही नहीं कर रही है, उनको उनके जिम्मे के जो काम है वो भी दे रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जो सामूहिक फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है, वो आपस में चर्चा करके करता है, प्रदेश नेतृत्व से बात करके करता है, तो सभी कार्यकर्ता उस नेतृत्व के उस फैसले को मानते भी हैं। चलिए, मैं अब दिल्ली की कुछ प्रमुख समस्याएं आपसे डिस्कस करूंगा और उस पर कुछ सवाल करूंगा। सबसे पहला मुद्दा है पानी। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, आज भी कई लोग और कई भारी तादाद में लोग प्राइवेट पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये ज़मीनी हकीकत है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इसके बीच में दिल्ली की जनता। पानी तो मूलभूत सुविधाएं हैं। 75 साल आज़ाद हुए हमारे देश को हो गए और लगभग 10 साल आपकी पार्टी को हो गए, बावजूद दिल्ली की जनता को पानी पीने को नहीं मिल रहा। आप एक बात देखिए, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने तो कहा कि मैं पानी मुफ्त दूंगा, तो इसका मतलब पानी देने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है ना। वो पानी कैसा दे रहे हैं? मैं अभी कुछ दिन पहले गाजीपुर था, तो गाजीपुर के लोगों ने दिखाया कि इतना गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। जो भी हमारी बस्तियां हैं, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर फ्री पानी तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो पानी है नहीं, गर्मी शुरू हो गई है, और दूसरी बात पानी इतना गंदा कि आप उससे हाथ और मुंह धो ही नहीं सकते। केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ टैंकरों से भेज दो। 10 साल में अभी तक हर घर में नल से जल केजरीवाल नहीं भेज पाए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में ये बीड़ा उठाया कि मुझे हर घर में नल से जल भेजना है। जहाँ पे भी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, 18,000 गाँव में 2014 से पहले बिजली नहीं थी। पहले 5 साल में 2019 तक सब 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई, और अब हर घर में बल्ब जलता है, हर घर में बिजली है। यही स्थिति दिल्ली के अंदर केजरीवाल क्यों नहीं कर सकते थे? उनको किसने रोका है? उनके पास क्या दिक्कत थी? 85,000 करोड़ रुपए का उनका बजट है। पानी और बिजली तो मूलभूत सुविधाएं हैं। सीवर, सफाई, स्वच्छता, नालियों को ठीक से साफ करना, ये तो उन्हीं का काम था, उनको करना चाहिए था। वो सिर्फ गाल बजाते हैं, अपनी फ़ोटो के साथ एडवर्टीजमेंट करते हैं
और कुछ नहीं करते। अगर ये सब करते होते तो पीने का पानी तो दिल्ली की जनता को ठीक से मिलता, स्वच्छ मिलता, पीने जैसा मिलता। उन्होंने तो बोला हमने दिल्ली को यूरोप बना दिया है, लंदन बना दिया है, पेरिस बना दिया है, कई तरह के वादे कर रहे हैं वो तो। ये पिछले 10 साल से वायदा कर रहे हैं। उनके क्लिप्स एक ही बात को लेकर के हर 2 साल बाद आ जाता है। यमुना की सफाई की बात 13 में की, 15 में की, 19 में की, 20 में की। मैं यमुना को स्वच्छ कर दूंगा, आप सबको यमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा। 3000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उनको यमुना की स्वच्छता के लिए, यमुना की साफ सफाई की मैनेजमेंट के लिए दिया है। उन्होंने क्या खर्च किया और उसका आउटपुट क्या आया, कहाँ खर्च किया, उसको कोई हिसाब नहीं है उनके पास। दिल्ली में 18 गंदे नाले यमुना जी में गिरते हैं। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, यमुना जी हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जीवन दायिनी है। हम उनको माँ मानते हैं, हम उनको पूजा करते हैं। 18 गंदे नाले यमुना जी में गिरते हैं। उसमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए था उन्हें। 3000 करोड़ रुपए इसी बात के लिए मिले थे। उन नालों के मुहाने पर यमुना जी में गिरने से पहले सीटीपी प्लांट्स लगाने थे कि पानी साफ होकर के यमुना जी में जाए और उसकी सल्ज और कूड़ा अलग सेग्रीगेट हो जाए। एक भी सीटीपी प्लांट नहीं लगाया उन्होंने। क्यों नहीं लगाना चाहिए था? हमारे जैसा साधारण आदमी ये समझता है कि उन नालों के आगे यमुना जी में गिरने से पहले सीटीपी प्लांट लगता तो यमुना में सफाई तो वो बाद में करते, कम से कम जो रोज सीवेज के नाले उसमें गिरते हैं वो तो बचता। क्यों नहीं किया? मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब और उनके मंत्रियों से पूछना चाहता हूं। उसमें भी बड़ा घोटाला है, एक दिन वो भी सामने आएगा। एक और घोटाला सामने आएगा, जल बोर्ड का घोटाला है ही। ये पहले भी आना शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि इस पे भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये भी सामने आएगा और ये इनमें इनके मंत्री और विधायक लिप्त पाए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है महिला सुरक्षा। 10 साल आपकी सरकार को हो गए और दिल्ली में जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था। बीजेपी ने बढ़ चढ़कर उसमें प्रदर्शन किया था और एक तरह से महिलाओं के सम्मान में एक रैली भी निकाली गई थी। दिल्ली की सड़कों पर जाम लगा था, कैंडल मार्च, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। बाद में एक मोदी सरकार बनी, मजबूत सरकार के तौर पर देखा गया। उसके बावजूद दिल्ली में हम देखते हैं कि किसी लड़की के 36 टुकड़े हो जाते हैं। शाहबाद डेयरी में तो एक लड़की को, नाबालिग लड़की को चाकू से गोद करके मार दिया गया। एक लड़की अंकिता, उसको गाड़ी के नीचे रगड़ दिया गया। 10 साल आपकी सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार, और दिल्ली पुलिस किसके अधिकार में आती है? केंद्र सरकार के अधिकार में आती है। कैसे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर भरोसा करेंगी? केजरीवाल ने महिला सुरक्षा के लिए डीटीसी में गार्ड की बात की थी। 10 साल हो गए, गार्ड दिखाई नहीं देता है। झूठा ढकोसला करते हैं कि महिलाओं को मैं फ्री में डीटीसी में जाने को बोलूँगा या उनको सुविधा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन डीटीसी बसेस नंबर कितना है उनका? अगर वो सही मायने में महिला की सुरक्षा और उनको सुविधा देना चाहते थे तो जो 10,000 डीटीसी की बसेस का वायदा किया था वो तो कम करते करते 2,500-3 हज़ार पहुँच गई हैं, क्योंकि एक समय के बाद उन बसेस को सड़क से हटाना पड़ेगा। और अगले 2 साल में ये जो 2,500 बसेस अभी डीटीसी के फ्लीट में हैं, उसमें से 1,000-1,500 बसें तो ख़त्म होने वाली हैं, जो कि सड़क पे आ ही नहीं पाएंगी। तो वो महिलाएं बेचारी किस तरह से बसेस में जाती हैं फ्री के लालच में, और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। और वहाँ पर जितनी भीड़ बसेस में है, डीटीसी की बसेस में है, वहाँ पे मार्शल तो क्या, एक कोई पुलिस फोर्सेस भी काम इसलिए नहीं कर सकती कि 50 की बस में 150-200 लोग होते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, कोई सुरक्षा से संबंधित कोई गार्ड नहीं है। जहाँ तक कोई इंसिडेंट महिलाओं को लेकर के होता है, पुलिस अपना काम करती है और उस पर जो भी सुरक्षा से संबंधित और किसी एक्शन होने के बाद, कोई दुर्घटना होने के बाद उस पर एक्शन होना, अभियुक्त को पकड़े जाना, ये सब काम बखूबी दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल ये था ना कि 10 साल हो गए और लगातार वही रिपीट चलता आ रहा है कि हम 10 सालों महिलाओं में की मदद करेंगे, महिलाओं के सम्मान में उतरेंगे, महिला सशक्ति नियम भी आ गया, अधिनियम आ गया। उसके बावजूद दिल्ली की महिलाएं, और कई, आप देखिए दिल्ली की एक सीमा उत्तर प्रदेश से सटती है। आज अपराधियों में खौफ है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए टीवी चैनल्स पर, देखिए यूपी में जो भी महिलाएं घूमती हैं, साफ कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कानून व्यवस्था उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन में आती है ना। आप देखेंगे आंकड़ों को उठाकर अगर, तो
महिलाओं के प्रति या कुल अपराध पिछले 10 साल में 2014 से लेकर के अब तक में उसमें सब्सटेंशियल डाउन आया है। और ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी है कि केजरीवाल ने वायदा किया था सीसीटीवी का, उन्होंने तो नहीं लगाए, लेकिन मैं देखने में आता है कि दिल्ली पुलिस स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पर दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास लगाए। केजरीवाल साहब ने जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए तो वो सिर्फ कैमरा लगा दिया, उसका कंट्रोल रूम नहीं है कहीं। ऑन द अदर हैंड आज दिल्ली की पुलिस ने अगर स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी है और क्राइम रेट बहुत डाउन आया है। ये बात दर्शाता है कि दिल्ली की पुलिस ने सुरक्षा को लेकर के न केवल महिला, बाकी सबकी सुरक्षा को लेकर के भी काम किया है। जहाँ तक बात है, दिल्ली मल्टीपल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स यहाँ पर है, म्यूनिसिपैलिटी अलग है, राज्य की सरकार अलग है, कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, केंद्र की सरकार इसमें अलग काम करती है सबके, जबकि ये सब काम इंटीग्रेटेड होने चाहिए। जहाँ हमें राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता है, म्यूनिसिपैलिटी उनकी अपनी आने के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। जब बीजेपी की म्यूनिसिपैलिटी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो भी उनके मन में यही रहा कि इनको किसी तरह रोको, काम मत करने दो। राज्य सरकार के काम में केंद्र सरकार ने हमेशा मदद की है। अगर केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत की योजना 5 लाख रुपए गरीब आदमी के हेल्थ पर खर्च करने की प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देने की योजना है, दिल्ली ने लागू नहीं की। 2020 में खुलवाया हुआ हमने। 2020 में उन्होंने इस बात का वायदा भी किया था कि हम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। चुनाव जीतने के बाद भूल गए, डेलिबरेटली मना हो गया। मोहल्ला क्लिनिकों का हाल आपने कोविड में देखा ही है, वहाँ पर जानवर घूम रहे थे, आज भी बुरा हाल है मोहल्ला क्लिनिकों का। वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो करप्शन चल रही है वो अलग चल रही है। अगर मोहल्ला क्लिनिक ठीक से काम कर रहे होते तो कोविड में जनता को जो आवश्यकता थी डॉक्टर्स की, दवाइयों की, वो प्रॉपर से मिलते। दिल्ली के अंदर 20 नए हॉस्पिटल खोलने का वायदा 2015 से कर रहे हैं केजरीवाल, एक भी नया अस्पताल नहीं खोला। कोविड के टाइम में लाशों के ढेर लगे हुए थे, स्वयं गृह मंत्री जी को दिल्ली के लिए उतरना पड़ा और 10,000 बेड का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया, जिसकी वजह से कुछ दिल्ली को लाभ हुआ। केजरीवाल साहब हर फ्रंट पर फेल साबित हुए हैं। 500 नए स्कूल खोलने का वायदा था, कितने नए स्कूल खुले? सिर्फ ये दिखाया कि मैंने पेंट कर दिया, क्लासरूम बढ़ा दिए, क्लासरूम में भी घोटाला। 5 लाख रुपए खर्च होने थे क्लासरूम में, 25-25 लाख रुपए का बिल दिखाते हैं ये लोग। कितने नए स्कूल बनाए? युवाओं के लिए इन्होंने कहा था कि 20 नए कॉलेजेस खोलेंगे, एक भी तो नया कॉलेज केजरीवाल साहब ने नहीं खोला। खोल सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इनके मन में दिल्ली की जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है। इनकी संवेदनाएं सिर्फ पोस्टर पर, होर्डिंग्स पर केजरीवाल की फ़ोटो और मैं भी केजरीवाल है और कुछ नहीं। देखिए, दिल्ली की जनता तो फिर भी उनको चुनता है। खैर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा, अगर हर्ष जी जीत करके आते हैं तो महिला सुरक्षा के लिए अपनी, मैं पूरी दिल्ली की तो बात नहीं करूँगा, अपनी लोकसभा क्षेत्र पर महिलाओं को से क्या वादा करेंगे ईस्ट दिल्ली की जनता से, अगर कहें तो आप? देखिए, महिला सुरक्षा पर न केवल ईस्ट दिल्ली की, मैं तो पूरी दिल्ली की भी बात करूंगा, क्योंकि सातों सांसद बीजेपी के चुन के आने वाले हैं और इस बार 400 पार का आंकड़ा भी आएगा एनडीए के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे जिन स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पर सीसीटीवीज़ होने चाहिए, वो हम केंद्र की मदद से उनको लगाएंगे और उनके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम भी रखेंगे। दिल्ली पुलिस बहुत जगह पर बहुत महिला सुरक्षा के लिए कार्य करती है। उनसे बात करके जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, बहुत से थाने ऐसे हैं जो केवल महिलाएं ही रन करती हैं, उसमें एसएचओ से लेकर के नीचे तक का पूरा स्टाफ महिलाओं को है, ताकि महिला को थाने जाते हुए डर ना लगे। इनको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे और महिलाओं के मन में बिना भय के समाज में आने जाने के लिए आज हमारी युवा बच्चे, विशेष तौर से लड़कियां, मोदी जी ने 33% पुलिस फोर्सेस में महिलाओं की रिक्रूटमेंट की बात करी है और उसको कंपलसरी किया है। ये सब बच्चों में, महिलाओं में, युवतियों में एक कॉन्फिडेंस लेवल लेकर के आया है। आज हमारी बेटियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, आर्म फोर्सेस में हैं।
आज बड़े बड़े कामों में उनकी भागीदारी है, आज वो इंडस्ट्री में है, आज वो बड़े बड़े ऑफिसेज में है। उनके लिए एजुकेशन को लेकर के मोदी सरकार ने उनको बहुत बढ़ावा दिया है। ये सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन नहीं है, 10 सालों में इसके कारण से आज बेटियां एक उच्च स्तर तक पहुंची हैं। एक जब पहली बार आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी बनी थी, तब एक वो मिसाल थी, आज भी वो रोल मॉडल हैं आईपीएस के रूप में। आज हमारी कितनी ही बेटियां आईपीएस हैं, हमारी इवन ईस्ट की जो डीसीपी है वो भी महिला हैं। तो ये सब चीज़ें महिलाओं में कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ हर समय तैयार है। हर्ष मल्होत्रा की गारंटी है कि ईस्ट दिल्ली की जनता या महिलाएं या बच्चे सब सुरक्षित रहेंगे? मोदी क्योंकि जी, आपकी जो लोकसभा सीट है वहाँ पे पिछले कुछ 2 साल पहले दंगे भी हुए थे, काफ़ी ऐसी जगह स्थिति बन गई थी कि तनाव की स्थिति हो गई थी, कई जगह ऐसी थी। दंगे नॉर्थ ईस्ट में जाफराबाद वाली साइड हुए थे, ईस्ट दिल्ली में नहीं हुए थे। लेकिन बात गारंटी की करें तो मोदी जी की गारंटी है, जो वो कहते हैं वो किया है, करेंगे। और उसके साथ साथ उनके जो हमारे जैसे छोटे सिपाही हैं उनकी गारंटी के साथ हम लोगों की भी गारंटी है कि हम दिल्ली की जनता के प्रति, पूर्वी दिल्ली की जनता के प्रति हर समय उनके सुख में दुख में, उनके हर काम में उनके साथ हैं। केजरीवाल और उनके 62 विधायकों की तरह हम लोग भगौड़े नहीं हैं। ये बात प्रूव करके दिखाई थी कोविड के समय में। कोविड के समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, स्वयं प्रधानमंत्री जी, स्वयं गृह मंत्री जी दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जनता के लिए खड़े थे। अपने अपने परिवार वालों की जान की परवाह किए बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने फ्रंट से लीड किया था। केजरीवाल साहब स्वयं सड़कों पे नहीं थे, उनके 62 विधायक गायब थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, अपने घर में पीछे खड़े थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड में देश की जनता के लिए फ्रंट से लीड करके देश में देश की निर्मित वैक्सीन बनाई है। अगर वो वैक्सीन देश में नहीं बनती तो करोड़ों अरबों रुपए की वैक्सीन्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ती। मोदी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ, संयम के साथ और बहुत हिम्मत के साथ देश के 140 करोड़ लोगों को 250 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज फ्री में दिलवाई है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज भी कोविड से लेकर के आज तक मोदी जी की नीतियों के कारण मोदी जी ने 78 करोड़ राशन कार्ड धारियों को आज तक प्रति माह राशन फ्री मिल रहा है, जिसमें दिल्ली के 80 लाख लोग भी हैं राशन कार्ड धारी। आज भी उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है। और अगर मोदी जी ने माताओं बहनों की चिंता की कोविड के टाइम में, 18 करोड़ बहनों को जिनके पास जनधन खाता था, उनके अकाउंट में 500-500 रुपये की 3 किस्तें कोविड के दौरान डाली, ताकि हमारी माताएं बहनें अपना खर्चा, अपना भोजन पानी गरीब लोग चला पाए। तीसरी और सबसे बड़ी समस्याओं में ये भी काउंट होता है पार्किंग और सड़क और उसके बाद जाम। ये तीनों जो चीज़ें मिल करके इकट्ठी होती हैं तो उससे वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। समस्या मैंने पहले भी बताया आपको कि दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मोदी जी की सरकार ने बहुत काम किया है, जिससे ट्रैफिक कम हुआ है। मैंने बताया आपको, सराय काले खां से लेकर के गाजीपुर तक का हाईवे बनना, प्रगति मैदान के पास की टनल बनना, जो धौला कुआं का जो पूरा बड़ा चौराहा है उसको सिग्नल फ्री करना। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो द्वारका एक्सप्रेसवे का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, ये सब चीज़ें ट्रैफिक को ठीक करने के लिए हैं, पॉल्यूशन मैनेजमेंट के लिए भी हैं, लोगों को सुविधाएं देने के लिए भी हैं। हमने निगम में रहते हुए भी मल्टी लेवल पार्किंग किशन नगर में भी बनाई थी, गांधीनगर में भी बनाई थी। ऐसी बहुत जगह पर और भी अन्य योजनाएं हैं जो हम डीडीए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास है, उसकी मदद से हम इन सुविधाओं को और देने का प्रयास करें। तो आने वाले 5 सालों में और भी इन चीज़ों पर काम होगा, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। तो हर्ष जी, अगर आप जीत करके आते हैं, खैर ये चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा, कुछ 5 बड़ी समस्याएं जो आप लेकर के जाना चाहेंगे, या फिर पिछले 5 साल में जो चीज़ें रह गई हों पूर्वी दिल्ली के सामने, जिनको आप
हमारे साथ साझा करना चाहें? मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए एक सौभाग्य की बात है, यमुना जी यहाँ से निकलती हैं। दुर्भाग्य यह है कि वो बहुत मैली हैं, हम उनका आचमन अपने त्योहारों पर नहीं ले सकते। मेरे मन में इस बात को लेकर के चिंता भी है, परेशानी भी है, दुख भी है। मेरा प्रयास होगा, मेरी प्रायोरिटी होगी कि दिल्ली में से यमुना जी जब आती हैं और जहाँ पर वो यमुना जी हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में जाती हैं, यमुना जी को हम साफ़ सुथरा कर पाएँ केंद्र सरकार की मदद से, और वहाँ पर भी साबरमती फ्रंट की तरह यमुना फ्रंट भी बनाएं, और ऐसा कर पाएँ कि हम अपने त्योहारों पर यमुना जी का आचमन कर सकें, उनकी पूजा कर सकें, और उससे हम धर्म लाभ भी ले सकें। ये मेरी प्रायोरिटी में होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और, दिल्ली सरकार के कारण केंद्र सरकार की एक योजना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका कुछ परसेंटेज, कुछ शेयर 20-25% दिल्ली सरकार को भी देना चाहिए, जो हमारे केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं वो नहीं देना चाहते कभी भी। उसके बावजूद गोविंदपुरी में भी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के फ्लैट्स 3000 फ्लैट लोगों को अलॉट हो गए हैं। पूर्वी दिल्ली में भी दिलशाद गार्डन के पास जो कलंदर कॉलोनी है, दिलशाद कॉलोनी है, वहाँ पर 4000 फ्लैट झुग्गी के स्थान पर बनने का नोटिफिकेशन हुआ है, चुनाव के नोटिफिकेशन से थोड़ा पहले। मेरी प्रायोरिटी में एक बात ये भी होगी कि पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी झुग्गी क्लस्टर है, वहाँ पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का लाभ मैं झुग्गी वासियों को दे सकूँ। वो सिर्फ मकान नहीं है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स स्वस्थ कॉम्प्लेक्स है। आज आप झुग्गी में जाकर के देखेंगे, नाली का पानी सड़क पर होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन में बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, वहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स साफ सुथरा, सीवर के साथ, स्वच्छ नई पानी की पाइपलाइंस के साथ स्वच्छ पानी, छोटे पार्क भी, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि मोदी जी के कारण वो झुग्गी में नरक में रहते थे, आज वो नरक से अपने मकानों में साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में, उनके पास भी पार्क होगा, उनके पास भी स्वच्छ पीने का पानी होगा, उनका भी सीवेज सिस्टम में गंदा पानी जाएगा। ये भी हमारी प्रायोरिटी है। दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी झुग्गी है, वहाँ पर हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान प्रधानमंत्री जी की योजना को देने का प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, दिल्ली का बेटा और उत्तर प्रदेश के भैया और बंगाल की दीदी, 2024 में आप 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन ये सारे एकजुट हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी। और आपकी सीट पर भी 2 कैंडिडेट मिलकर के इंडिया अलायंस ने कैंडिडेट को उतारा है, तो दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, तो हर्ष मल्होत्रा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानता। कोई देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है, देख चुकी है, उन्होंने सारी गवर्नेंस देख ली है। 10 साल की मोदी जी की गवर्नेंस भी देखी है। देश में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मोदी जी ने पूरे देश में दिया है। ऑन द अदर हैंड, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार युक्त शासन दिया है। वही केजरीवाल साहब हैं जो शीला दीक्षित जी की कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ घोटाले की फाइल यूं यूं घुमा कर कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना, मैं दिल्ली की संता में आया तो मैं सबसे पहले FIR और शीला जी को जेल में डालूंगा। कहाँ गई वो उनकी बातें? इसलिए ये झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। देश की जनता अच्छे से समझती है कि मोदी जी ने उनके मुश्किल समय में उनका साथ दिया है। इंडी गठबंधन के जो झूठे लोग हैं, ये कोविड के समय में कहीं दिखते नहीं थे, कहीं भी कोई भी नहीं दिखता था। सब जगह पर केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार फ्रंट पे थी। दिल्ली की जनता, देश की जनता समझती है कि देश में प्रधानमंत्री किसको बनाना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनाना है। उन्हें अच्छे से पता है कि विश्व पटल पर जिस स्वाभिमान के साथ आज भारतीय कहीं बाहर जाता है, तो उसमें भी यही बात आती है, आप मोदी जी के देश से आए हैं, आप भारत से आए हैं, तो उनका सम्मान भी बढ़ा है। तो इसलिए इसमें कोई शक, कोई शुबा नहीं है कि देश की जनता किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। निश्चित तौर पर तीसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। हर्ष जी, एबीपी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि जीत या हार। चुनावी परिणाम के बाद हम दोबारा आपसे बात करेंगे और दोबारा आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।